जल्दी से कंफर्म करें आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी से कंफर्म करें आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और इसमें कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट तक हमने इसे कवर कर लिया था। आज जो हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्कस करना है। हालांकि देखो, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम इनिशियल लेवल पर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। कई बार ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पूछा जाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होते हैं। एक सिंपल 3 to 4 मार्क्स में कॉन्ट्रैक्ट क्या है ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इक्वली रिवाइज करके जाएं। हालांकि पास्ट में अच्छे से आपने मगअप किया है तो उतना ज़्यादा दिक्कत यहाँ आपको आने की संभावना नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम कवर अप कर लेते हैं कि ये अल्टीमेटली कोई एग्रीमेंट कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट को बर्थ देता है। जब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं ना, एग्रीमेंट गिव बर्थ टू द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एज पर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करते हैं 1872, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement। पहले हमने बात करी है कि एग्रीमेंट ही कहीं ना कहीं फाइनली आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो फिर एग्रीमेंट क्या होता है, इस बात को समझ लेकर ही हमने बोला कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, जो कि एक दूसरे पर्सन के लिए कंसिडरेशन कहीं ना कहीं रखता है, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। इट इज अपारेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रॉमिस। बोला कि जब जब हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये प्रॉमिस बेस्ड होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। बोला कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने कोई प्रपोजल रखा जाता है और वो अपनी असेंट देता है, वो अपनी कंसेंट देता है, देन आफ्टर ये माना जाता है कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वही क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो इन्होंने बोला जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को प्रॉमिस किया जाता है तो एग्रीमेंट बन जाते हैं। प्रॉमिस की बात करें तो एक पर्सन दूसरे के सामने कहीं ना कहीं प्रपोजल रखता है, दूसरा उसे एक्सेप्टेंस दे देता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम उसे प्रॉमिस बोल देते हैं। तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उन्हें प्रॉमिस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं एग्रीमेंट देयरफॉर comes into the existence when one party make a proposal or offer to the other party and other party signifies his assent thereto। मतलब एक पार्टी प्रपोजल रखेगी, दूसरी पार्टी उसे अपनी एक्सेप्टेंस देगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और आगे इन्होंने बोला कि जब जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। बट एक एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। इसीलिए बोला जा सकता है देयरफॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। Agreement in which the idea of bargain is absent, there is no intention to create legal relationship are not contract। बोला कि जब कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं होता, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, फॉलोइंग आर एग्रीमेंट but not the contract agreement relation to the social matter such as together to the cinema or for a walk, domestic arrangement between husband and wife। बोला कि हमने कई बार आपस में एग्रीमेंट किया कि रोजाना सुबह मिल करके वॉक करने जाया करेंगे,
या चलो साथ जा करके सिनेमा देखते हैं, या फिर डोमेस्टिक अरेंजमेंट जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत सारी बातों पर एग्री करते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ये एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ये एग्रीमेंट ही रहते हैं। तो इन्होंने बोला बड़े सारे एग्रीमेंट कहीं ना कहीं एग्रीमेंट ही रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ईच एंड एवरी एग्रीमेंट, ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके जो आपका फाउंडेशन लेवल पर जो क्वेश्चन बनता था वो क्वेश्चन आपका ड्राफ्टिंग में बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी ड्राफ्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है। तो लास्ट टाइम पर हमने टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में अगर हम बात करें तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, और अगला होता है डिफरेंस। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, डिफरेंस बिटवीन द डीड्स एंड एग्रीमेंट। डीड और एग्रीमेंट में डिफरेंस आ सकता है, या डीड और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस आ सकता है। हम सारे के सारे डिफरेंसेस को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीड, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इनकी बारी बारी से हम बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम डीड के बारे में बात करेंगे। इन्होंने बोला डीड के बारे में जब बात करते हैं, डीड इज द टर्म नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द इंस्ट्रूमेंट बाय विच टू और मोर पर्सन एग्री टू इफेक्ट एनी राइट और लाइबिलिटी। बोला डीड कोई भी, जब डीड के बारे में बात करेंगे तो डीड नॉर्मली डिस्क्राइब करता है उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जिनके थ्रू दो या दो से ज्यादा पार्टी मिल करके कहीं ना कहीं किसी राइट्स को, किसी राइट और लाइबिलिटीज को इफेक्ट दे रहे होते हैं। लेकिन एग्रीमेंट की बात करेंगे, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय अ लॉ। दैट मीन्स एक एग्रीमेंट अगर इनफोर्सेबल होगा बाय अ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय अ लॉ कह सकते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं बच्चों मोड का। जब हम डीड बनाते हैं तो वो किस मोड में हमारा डीड बनता है, तो प्रीफरेबली इन राइटिंग, डीड हम प्रीफर करते हैं राइटिंग में। साथ ही साथ में एग्रीमेंट हमारा ओरल हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करेंगे तो हमारी कोशिश होती है क्योंकि लॉ से इन्फोर्स कराना पड़ता है तो वो राइटिंग में ही हो। आगे हम बात करेंगे पर्पस। डीड बनाने का पर्पस होता है किसी राइट और लाइबिलिटी को इफेक्ट देना। एग्रीमेंट ऑन सर्टेन एक्ट हो सकता है, या फिर किसी एक्ट को ना करने से कनेक्टेड हो सकता है। इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट के लिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ड्राफ्टिंग अगर हम बात करते हैं, डीड में रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड। एग्रीमेंट में रिकॉर्ड रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड रखना, क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड मैंडेटरी है। डीड में भी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, डीड हमारी कोई एग्रीमेंट भी हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, क्योंकि डीड हमारा ब्रॉडर टर्म है। और एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी टू डीड और कॉन्ट्रैक्ट, बट हर एक एग्रीमेंट डीड या कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एग्रीमेंट को ही सक्सीड करता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वही क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इन्होंने सेल डीड, लीज डीड का एग्जाम्पल दिया। डीड के केस में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में हमने डिस्कस किया। और एग्रीमेंट रिड्यूसेस इनटू द राइटिंग एंड इन्फोर्सेबल अंडर एनी लॉ, तो वही क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो हमने कवर अप करे डिफरेंस के तौर पर। तो बेटा यहाँ डिफरेंस तक किसी कोई डाउट, कोई समस्या, जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे हम बात करेंगे सर्क्यूलर को लेकर के। नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा बच्चों हमारा सर्क्यूलर। अगले मुद्दे की तरफ चल रहे हैं बेटा, सर्क्यूलर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अ सर्क्यूलर इज अ लेटर और नोटिस सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब हम सर्क्यूलर की बात करते हैं तो ये होगा क्या, इन्होंने बोला एक लेटर हो सकता है या नोटिस हो सकता है जो लार्ज नंबर ऑफ पर्संस को या पीपल्स को भेजा जाता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, सर्क्यूलर बोला जाएगा। पूरा पर्पस ऑफ सर्क्यूलर इज टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल।
बोला कि जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जब हम एक ही इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट मतलब सर्कुलेट करना चाहते हैं तो उसे सर्कुलर बोला जाता है। जनरली सर्कुलर आर इन रिटन फॉर्म। बोला कि जब सर्कुलर की बात करते हैं तो ये रिटन फॉर्म में होता है। क्रिएट अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड same may be assessed by the individual in the present as well as in future। बोला कि जब सर्कुलर की बात करेंगे तो इसमें परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन होता है इंफॉर्मेशन के तौर पर, और ये प्रेजेंट में भी एक्सेस किया जा सकता है और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। A circular may be issued and circulated in various mode, but in present time prevalent mode in which circular are issued are in electronic form, such as by placing them at the website, sending them by the email, etc। जब सर्कुलर की बात करते हैं तो बोला किसी भी मोड में कहीं ना कहीं इसे सर्कुलेट किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम पर सर्कुलर हमारे इलेक्ट्रॉनिकली सर्कुलेट होते हैं। हाउएवर कन्वेंशनल मेथड आर स्टिल इन ऑपरेशन सच एज द सर्कुलेटिंग द रिटन टाइप्ड और प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द सर्कुलर्स टू द इंडिविजुअल्स। पुराने टाइम में बोला कि जैसे कन्वेंशनल टाइम में क्या होता था, एक कॉपी हमने बनाई और उसी को हमने क्या करा लिया, फर्दर उसकी लॉट मोर कॉपी जनरेट कर दी और एक एक हार्ड कॉपी सबके पास भेज दिया। सर्कुलर आर इश्यूड बाय द वेरियस रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड अथॉरिटीज। पूरा सर्कुलर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल और अथॉरिटीज टाइम टाइम पर इशू कर रहे होते हैं। आगे इन्होंने बात करी एग्जांपल के तौर पर, अ कंपनी में इशू circular to its employee for disseminate of a policy approved by the board of director to be compiled by the employee। बोले जो हमारे एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज फॉलो करनी है, जिनका कंप्लाइंस करना है, वो पॉलिसीज को जो डायरेक्टर ने अगर अप्रूव किया है तो सारे के सारे एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं वो पॉलिसी सर्कुलेट की जाएंगी। बोला कई बार क्या करते हैं डायरेक्टर हमारे स्टेक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को भी टाइम टाइम पर सर्कुलर इशू कर देते हैं, वेरियस इंफॉर्मेशंस को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने के लिए, पहुंचाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू सर्कुलर फॉर गिविंग द क्लैरिफिकेशन ऑन एनी पॉइंट ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग एनी अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। बोला टाइम टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर्कुलर इशू कर रही होती है जहां पर पब्लिक एट लार्ज को या किसी लॉ से कनेक्टेड कोई जानकारी दी जा रही होती है। अब मुद्दा ये बनता है कि सर्कुलर क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को जब आप इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो सर्कुलर इशू करते हैं, और ये सर्कुलर इशू करने वाले वेरियस इंडिविजुअल हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज हो सकती हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्कुलर इशू कर सकती है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ में सर्कुलेशन कर सकते हैं, सर्कुलर इशू कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ डिस्कस किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने एम्प्लॉइज के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं उसे सर्कुलेट किया जा सकता है। अब मुद्दा ये बनता है कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राफ्टिंग अ सर्कुलर, यानी कि एक सर्कुलर को ड्राफ्ट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको माइंड में रखने चाहिए। सर्कुलर समझ में आया बेटा, जल्दी से कंफर्म करें। सर्कुलर में कोई समस्या, कोई दिक्कत? अगले एस्पेक्ट की हम बात करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ड्राफ्टिंग अ सर्कुलर। एक सर्कुलर ड्राफ्ट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें फोकस करके रखने हैं। बोला जब जब हम सर्कुलर बना रहे हैं तो ये पॉइंट्स को जरूर नोटिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे सर्कुलर इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी होगी, दैट मीन्स इशूइंग अथॉरिटी। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हम सर्कुलर ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि इशूइंग अथॉरिटी का हम उधर नाम लिखें कि भाई ये सर्कुलर किसने कम्युनिकेट किया है, क्योंकि यहाँ ऐसा करने से लॉट मोर कंफ्यूजन आपके खत्म हो जाते हैं। डिटेल्स ऑफ द एड्रेस ही इन्होंने बोला कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि डिटेल ऑफ द एड्रेसी, इट इज एसेंशियल टू मेंशन द डिटेल ऑफ द एड्रेसी बाय नेम, डेजिग्नेशन एटसेट्रा इन सर्कुलर्स। द एड्रेसी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन अ सर्कुलर। बोला कि एक पर्टिकुलर पर्सन को जिसको ये सर्कुलर भेजा जा रहा है, जो भेज रहा है उसका डिटेल हमने डाल दिया, जिसको भेजा जा रहा है, जिसने सर्कुलर को फॉलो करना है, उनका डिटेल भी कहीं ना कहीं सर्कुलर में होना चाहिए। सब्जेक्ट कि वो सर्कुलर किस
एस्पेक्ट से रिलेटेड है वो मेंटेन करेंगे। रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स, सर्कुलर में क्या कन्वे करना चाहते हो, कहीं ना कहीं उन सारी के सारी इंफॉर्मेशंस का आपने रेफरेंस देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे मेन इंफॉर्मेशन, देन आफ्टर हम इंफॉर्मेशन को मेन इंफॉर्मेशन के तौर पर प्रेजेंट करेंगे सर्कुलर में। और सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, इन्होंने बोला कि जब जब हम सोर्स ऑफ द अथॉरिटी की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज प्रीफरेबल टू मेंशन द सोर्स ऑफ अथॉरिटी अंडर विच द सिग्नेचरी हैज इश्यूड द सर्कुलर। इन्होंने बोला कि जब कोई सिग्नेचरी सर्कुलर इशू कर रहा है तो अल्टीमेटली उसको वो अथॉरिटी कैसे मिला, इस बात को भी कहीं ना कहीं वो सर्कुलर के थ्रू कन्वे करेगा। सिग्नेचर ऑन द सर्कुलर मेक इट मोर रिलायबल, बोला कि सर्कुलर को जब इशू करें तो उस पर सिग्नेचर भी होने चाहिए जिससे विश्वास बनता है, भरोसा बनता है। अब मुद्दा क्या है कि भाई सर्कुलर हमने इशू कर दिया, उसमें किन किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट्स के साथ साथ बच्चों अब मुद्दा ये आता है कि भाई सर्कुलर को इशू करने के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है। अब इसमें मेन मेन पॉइंट एग्जाम के लिए रट लेना, बाकी सारा इसमें फैक्ट मेंशन कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट है ईज ऑफ डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बोला सर्कुलर इशू करके हम इंफॉर्मेशन को इजीली डिसिमिनेट कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल होता है, मतलब सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है फास्टेस्ट होता है, एक्सपीडियस, मतलब स्पीडी तरीके से इसे हम इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर सकते हैं बाय वे ऑफ सर्कुलर। और लेस एफर्ट्स, कम टाइम लगाना पड़ता है। और साथ ही साथ में डेवलप कंसाइसनेस, जब सर्कुलर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा करने से कंसाइसनेस डेवलप टाइम टाइम पर होती है। इसका फायदा क्या होता है, सिस्टमेटिक और कंसाइसनेस डेवलप का मतलब है सिस्टमेटिक रेगुलर यूज ऑफ द सर्कुलर फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप कंसाइसनेस इन द एड्रेस एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस। आगे स्पेसिमेन दे रखा है सर्कुलर का, जनरल सर्कुलर नंबर दे रखा है, फाइल नंबर डाल सकते हो, ये आपकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेम ऑफ मिनिस्ट्री, एड्रेस दे रखा है, डेट राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में कहीं ना कहीं अथॉरिटी के बाद यहां पर मेंशन करोगे, इसके बाद ये किसको भेजा जा रहा है ये भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है ये आइडेंटिफाई किया, इसके बाद मेन कंटेंट को आपने नोट डाउन कर दिया, जरूरी नहीं है, और लास्ट में योर फेथफुली सिग्नेचर। तो ऐसे करके सर्कुलर हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं मोर रिलायबल होगा। जो कि हमने सर्कुलर को बनाते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सारे के सारे एस्पेक्ट्स में ये सारे पॉइंट कवर अप करे थे। तो ये सर्कुलर हमारा किसी भी रेफरेंस में हो सकता है जब इंफॉर्मेशन को हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के पास स्पीडी पहुंचाना चाहते हैं तो हम सर्कुलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम पे सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन पास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो हार्ड कॉपी के तौर पर सर्कुलेट किए जाते थे। तो सर्कुलर से कनेक्टेड एस्पेक्ट में यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। सर्कुलर से कनेक्टेड एस्पेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले मुद्दे की हम बात करते हैं, पब्लिक नोटिस। एक एक मिनट रुकना बेटा।
अगला मुद्दा है बच्चों पब्लिक नोटिस। हमने बात करनी है, नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा हमारा पब्लिक नोटिस। बोला जब पब्लिक नोटिस की बात करते हैं तो पब्लिक नोटिस आर इश्यूड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर दैट मे बी कॉल्ड पब्लिक। जब हम सर्कुलर की बात कर रहे थे तब भी हमने बोला था कि लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर होते हैं तो उसके लिए सर्कुलर इस्तेमाल करते हैं। बट सर्कुलर और पब्लिक नोटिस में डिफरेंस क्या है? बोला कि सर्कुलर के केस में जब हम बात कर रहे थे तो वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को इशू किया जा सकता है। कई बार किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया में सर्कुलर इशू किया जा सकता है। बट जब हम पब्लिक नोटिस की बात करते हैं तो पहली बात तो ये भी लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स को कहीं ना कहीं इशू किया जाएगा। बट इस दौरान मेन ध्यान देने वाली बात है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो बेसिकली कौन होगा? पब्लिक होगी। These are announcement made on happening of certain event of public interest। और इस टाइप के अनाउंसमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के केस में किए जाते हैं। सर्टेन इवेंट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के केस में होती हैं, उन इवेंट्स में कहीं ना कहीं हम ये पब्लिक नोटिस निकाल रहे होते हैं। आगे इन्होंने बोला कि दीज मे बी इशूड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी और बाय इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि पब्लिक एट अ लार्ज के लिए ये गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इशू किए जा सकते हैं। दीज आर इफेक्टिव मोड बाय विच पब्लिक आर इन्फॉर्म्ड अबाउट एन इम्पोर्टेंट इवेंट। और बोला जब पब्लिक नोटिस की बात करते हैं तो ये इंपोर्टेंट इवेंट्स के बारे में पब्लिक नोटिस से पब्लिक एट अ लार्ज को इंफॉर्मेशन टाइम टाइम पर इफेक्टिवली मिलती रहती है। और दिस में भी इश्यूड फॉर वेरियस रीजंस, वेराइड रीजंस की अगर हम बात करें, सच एज द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू चेंज इन लॉ के चेंज के रिगार्ड में पब्लिक नोटिस जा सकता है। स्टक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कई बार बोला कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी का नेम कहीं ना कहीं स्ट्रक ऑफ कर देता है, मतलब स्ट्राइक ऑफ बेसिकली जिसे बोला जाता है, स्ट्रक ऑफ कर देता है, उसका नेम हटा देता है। तो उसके रिगार्ड में पब्लिक को कहीं ना कहीं इन्फॉर्म किया जाता है। स्टेटस ऑफ कंप्लेंट बाय एन अथॉरिटी, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग submission of information relating to या pertaining to the unclaimed non-convertible securities a public notice by the company etc। तो बोला कि ये पब्लिक नोटिस कहीं ना कहीं टाइम टाइम पर डिफरेंट ऐसे मैटर्स में इशू किए जाते हैं जो पब्लिक से कनेक्टेड होते हैं। दे आर पब्लिश थ्रू द वेबसाइट्स। अगेन इनको पब्लिश करते हैं, जैसे हमने बात कर रहे थे सर्कुलर को वेबसाइट वगैरह के थ्रू पब्लिश किया जाता है, सेम वे वेबसाइट्स या न्यूज़पेपर्स के थ्रू या और भी जो प्रिवलेंट वे जो चलते हैं वे आउट, उनके थ्रू पब्लिक नोटिस भेजे जा सकते हैं। पब्लिक नोटिस के बारे में बात करेंगे तो पब्लिक नोटिस हैज गेन्ड admiration in present era due to the public has become vigilant and technology is developed। बोला धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में पब्लिक नोटिस को एडमायर किया जा रहा है कि भाई अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन इजीली स्पीडेस्ट तरीके से कहीं ना कहीं पब्लिक एट लार्ज के पास पहुंचती है। दे हेल्प द पब्लिक बीइंग अवेयर ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट। जो प्रेजेंट में बदलाव आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में पब्लिक को जानकारी रहती है। रिसेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पब्लिक को जानकारी रहती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक नोटिस। अब मुद्दा ये उठता है कि सर पब्लिक नोटिस कौन इशू कर सकता है? पब्लिक नोटिस गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट कॉर्पोरेट्स इशू कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द वेरियस अथॉरिटी। बट मुद्दे वाली बात यह है कि पब्लिक नोटिस जो जाएगा, पब्लिक नोटिस जाएगा किसको? पब्लिक एट लार्ज को। हाउ टू ड्राफ्ट अ पब्लिक नोटिस। बोला पब्लिक नोटिस को ड्राफ्ट करते टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे सर्कुलर को ड्राफ्ट करते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेम वे पब्लिक नोटिस को ड्राफ्ट करते टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मुद्दे इधर दिए गए हैं। बोला ड्राफ्टिंग ऑफ पब्लिक नोटिस की जब बात करते हैं, नेम ऑफ द इशूअर, किसने इशू कराया ये पब्लिक नोटिस, उसका नेम क्लियर होना चाहिए। डिटेल ऑफ द इशूअर, इशूअर का डिटेल्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंटेन करोगे। टाइटल हेडिंग, जो नोटिस है किस रेफरेंस में, उसके लिए हम अल्टीमेटली एक टाइटल हेडिंग तैयार करते हैं। साथ ही साथ कंप्रेहेंसिव डिटेल, उसमें क्या डिटेल डालना है, वो कंप्रेहेंसिव डिटेल कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो
सर्कुलर के थ्रू भेजनी है, वो ड्राफ्टमैन कहीं ना कहीं उसे रेलेवेंट डिटेल कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सर्कुलर में, सॉरी, उस पर्टिकुलर नोटिस में कहीं ना कहीं टाइम टाइम पर मेंटेन करेगा। तो जब जब हम बात कर रहे हैं कि जब हम नोटिस के बारे में बात करते हैं कि भाई पब्लिक नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा, तो इशूअर का डिटेल होगा उसमें, साथ ही साथ में इशूअर का नेम होगा, टाइटल का हेडिंग होगा, कंप्रेहेंसिव डिटेल उसमें डाली जाएगी नोटिस में जो भेजना है, स्टैच्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और कई बार जब नोटिस को आप भेजते हो तो स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान करते हो कि कितने टाइम के अंदर अंदर ऐसा पब्लिक नोटिस चला जाना चाहिए, और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगा। डेट एंड प्लेस मेंटेन करोगे, और डेजिग्नेशन ऑफ द इशूअर, और इशूअर जो उस पब्लिक नोटिस को इशू कर रहा है उसका खुद का डेजिग्नेशन क्या है, ये सारे मुद्दे आप पब्लिक नोटिस में प्रेजेंट करोगे। अब मुद्दा ये बनता है कि सर पब्लिक नोटिस का स्पेसिफिकेशन क्या होगा। जब पब्लिक नोटिस के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इन्होंने बोला कि पब्लिक नोटिस किस तरीके का दिखना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर नेम, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का है पब्लिक नोटिस, स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ डिफॉल्टर्स के लिए इशू किया है तो नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, एड्रेस ऑफ द एक्सचेंज, ये दो बातें मेंशन करी। इसके बाद नोटिस किस रेफरेंस में वो मेंटेन किया, पार्टी का डिटेल ऑफ द मेंबर यहाँ पर मेंटेन किया, उसके बाद फिर कुछ उन्होंने फैक्ट मेंटेन करे, और लास्ट में अपना चीफ मैनेजर साइन वगैरह डेट प्लेस लास्ट में रखा सारा मेंटेन कर दिया बच्चों। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पब्लिक नोटिस। जब पब्लिक नोटिस बना रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पब्लिक नोटिस में क्या फॉर्मेट रहेगा, और पब्लिक नोटिस अल्टीमेटली हमने कैसे बनाया, पब्लिक नोटिस हमने कैसे ड्राफ्ट करना है, किन किन बातों को फोकस करके रखना है, ये हमने स्टार्टिंग के एस्पेक्ट में कवर किया।